हेलो एंड नमस्कार, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे विशेषण के बारे में। विशेषण आप जानते हैं कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने का काम करता है उसे हम विशेषण कहते हैं। और विशेषण के कई प्रकार हैं, जैसा कि हमने यहां पर आपके लिए मेंशन किया हुआ है, बट हम आगे डिटेल से इसके बारे में समझेंगे। आपको ये टॉपिक इतना ज्यादा महत्वपूर्ण समझना है क्योंकि सभी एग्जाम्स में, चाहे यूपी का कोई भी एग्जाम हो, यूपी के हर एग्जाम में यहां विशेषण से प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपी पीएससी का एक एग्जाम होता है आरओएआरओ। आरओएआरओ में तो विशेषण बहुत अच्छे से पूछा जाता है, डेप्थ में पूछा जाता है। आप जानते हैं कि आरओएआरओ में केवल हिंदी के 6 टॉपिक आते हैं, जिनमें से प्रमुख टॉपिक एक हमारा विशेषण है। तो आज के इस लेक्चर में हम आरओएआरओ को खासकर फोकस करते हुए पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। विशेषण के प्रकार क्या है, रचना के आधार पर क्या है, और विशेषण और विशिष्य क्या होता है, वगैरह वगैरह सब कुछ बताने वाले हैं आरओएआरओ को फोकस करके। बाकी अन्य एग्जामों में जैसे एसएससी का पेपर हुआ, यूपीएसआई यानी दरोगा का पेपर हुआ, टीचिंग का पेपर हुआ, या फिर टीचिंग में जो स्पेशलाइज्ड हिंदी का पेपर होता है, यूपी ट्रिपल एससी पैट का है, या यूपी पीएससी या अदर पीएससी का सीसेट का होता है, इसमें भी विशेषण पूछा जाता है। लेकिन आरओएआरओ से थोड़ा सा हल्का विशेषण आता है। हल्का मतलब इजी क्वेश्चन आते हैं। हम आपको डेप्थ में पूरा बता देंगे विशेषण के बारे में, जिससे आपका विशेषण ऐसा तैयार हो जाए कि आरओएआरओ का सॉल्व कर सकते हैं तो बाकी सभी का आपको आसान लगेगा, क्योंकि बाकी सभी में बहुत आसान भी आता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं हम विशेषण के बारे में। चलिए, सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन को समझना होगा कि विशेषण क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशन जान लेते हैं। विशेषण एक प्रकार का एक शब्द ही है, और जब यह शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम या वस्तु स्थान, जिसको हम कह सकते हैं, उस सब की विशेषता बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे डेफिनेशन यहां पर हम परिभाषा को पढ़ लेते हैं एक बार। विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा यानी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि, या सर्वनाम, जैसे सर्वनाम में होता है मैं, तुम, वह आदि की विशेषता बताते हैं। विशेषण किसी वस्तु का रंग बताता है, आकार बताता है, गुण या स्थिति को स्पष्ट करता है। ये शब्द हमारे विशेषण कहलाते हैं। अब एक सेंटेंस हम आपको लिख के यहां पर दिखा रहे हैं। उस सेंटेंस में देखिएगा कि सुंदर लड़की, तो यहां पर जो लड़की है वो हमारा क्या है? संज्ञा है। लेकिन जो सुंदर शब्द लगा हुआ है, ये इस लड़की की विशेषता बता रहा है कि लड़की कैसी है? सुंदर है। इसीलिए सुंदर अपने आप में एक शब्द बना, जिसे हम विशेषण बोलेंगे। तो सुंदर यहां पर क्या है? विशेषण है। ठीक है, आगे लाल फूल, तो फूल अपने आप में एक संज्ञा है, लेकिन लाल उसका रंग है, तो रंग जो है विशेषता बता रहा है। लाल शब्द उसके फूल की विशेषता बता रहा है कि वो फूल कैसा है? लाल है। घर, घर हमारा यहां विशेषण विशेष्य है, मतलब कि संज्ञा है। अभी विशेष आगे बताएंगे आपको। यहां पर ये संज्ञा है और उस संज्ञा की विशेषता बता रहा है हमारा बड़ा। तो बड़ा जो है वो क्या है? घर है। तो बड़ा अपने आप में विशेषता बताता है घर की, इसी वजह से हमारा बड़ा क्या हो जाएगा? यहां पर विशेषण हो जाएगा। तो विशेषण क्या आते हैं? वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब एक वाक्य आपको लिख के यहां पर दिखाते हैं। ये वाक्य देखिए, वह बहुत होशियार लड़का है। अब इसमें जो आपको अलग अलग दिख रहा है, पहले तो आप जानते हैं कि ये वह जो है, ये हमारा वह, कि वह क्या है? ये एक सर्वनाम है। ठीक है, लड़का क्या है यहां पर? तो लड़का एक संज्ञा है, लेकिन लड़का कैसा है? होशियार है। तो होशियार विशेषता बता रहा है। होशियार एक शब्द है जो कि लड़के की विशेषता बता रहा है, तो इसीलिए यहां पर होशियार हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, क्योंकि यह लड़के की विशेषता बता रहा है। और हम आपको बता चुके हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। और यहां पर संज्ञा या सर्वनाम बोले तो यहां पर संज्ञा है, और संज्ञा क्या है? लड़का है। तो लड़के की विशेषता बता रहा है हमारा होशियार, तो होशियार कैसा हो गया? विशेषण हो गया। लेकिन अगर ये देखें कि उससे पहले भी एक शब्द लगा हुआ है बहुत, तो यहां बहुत जो है वो होशियार की भी विशेषता बता रहा है। कम होशियार है कि ज्यादा? तो ज्यादा जो शब्द लगा हुआ है, बहुत जो लगा है यहां पर, वो बहुत क्या है? वो होशियार की भी विशेषता बता रहा है। तो जो भी ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताएं,
वो हमारे प्रविशेषण कहलाते हैं। 2 पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। पॉइंट नंबर 1, विशेषण एक शब्द होता है जो कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, और कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे यहां पर बहुत शब्द है, तो बहुत हमारा क्या है, प्रविशेषण है। होशियार क्या है। अब संज्ञा यदि देखें तो संज्ञा हमारा लड़का है, क्योंकि हमारे इसी लड़के की विशेषता बताई जा रही है, तो जिस भी संज्ञा की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो यहां संज्ञा तो है लेकिन विशेषता इसी की बताई जा रही है। जैसे अगर हम आपको ये कहें कि विशेष्य पहचानने के लिए एक और वाक्य ले सकते हैं, वैसे आपको यहां समझ तो आ गया है कि हमारा ये क्या है, विशेष्य है। तो संज्ञा है जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य बोलते हैं। जैसे एक उदाहरण और आपको बताते हैं हम, जैसे लिखते हैं कि विकास राहुल से लंबा है। अब यहां पर आपने जो शब्द देखा कि लंबा जो शब्द है वो विशेषण है, क्योंकि वो विशेषता बता रहा है। लेकिन किसकी बता रहा है, तो संज्ञा तो यहां पर 2 है। तो देखिए विकास भी संज्ञा है और राहुल भी संज्ञा है, लेकिन यहां बता रहा है कि विकास राहुल से लंबा है, लेकिन विशेषता ये है किसकी, ये विकास की विशेषता है। इसलिए यहां पर ये बना विशेष्य और ये बना विशेषण। ये क्या हो गया, आपका विशेष्य हो गया और ये आपका विशेषण हो गया। तो मुझे लगता है कि आप ये बात तो समझ चुके हैं कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको हम विशेष्य भी बोलते हैं। तो आरओ का जो पेपर आता है उसमें विशेष्य और विशेषण पहचानने के लिए प्रश्न आते हैं। विशेषण भी पहचानना है आपको और विशेष्य भी बताना है। तो जिसकी विशेषता बताई जा रही होगी, हालांकि उस वाक्य में कई संज्ञाएं हो सकती हैं, लेकिन जिसकी विशेषता बताई जा रही हो उसे हम विशेष्य कहते हैं। अब यहां पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिएगा विशेषण 4 प्रकार के हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 3 सार्वनामिक विशेषण और नंबर 4 संख्यावाचक विशेषण। तो यहां पर हमारे 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। अब इन्हीं विशेषणों के बारे में डिटेल से हम चर्चा करेंगे 1 बाय 1। तो यहां पर हम विशेषण आपको बता चुके हैं कि इसके प्रकार क्या हैं। तो अब पहला प्रकार हम यहां पर देख लेते हैं, और पहला प्रकार हमारा क्या है, गुणवाचक विशेषण या फिर गुणात्मक विशेषण। वैसे ज्यादातर एग्जाम्स में गुणवाचक विशेषण ही लिखकर आता है, फिर भी अगर मान लीजिए कोई अन्य एग्जाम है, हो सकता है कि किसी में गुणात्मक विशेषण लिख करके आ जाए। वही बात है, गुणवाचक कहिए या गुणात्मक कहिए। देखिए ये क्या होता है, इसमें होगा कि वो शब्द या वैसे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, धर्म या स्वभाव का बोध कराएं, इन्हें हम गुणात्मक या गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ऐसे कोई भी शब्द हो जो उसका गुण बताते हो, स्वभाव बताते हो, उन शब्दों को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। लेकिन इसके भी प्रकार होते हैं, जैसे देखिए, जैसे क्या, नंबर 1 देखिएगा, पहला है रंग बोधक। तो ऐसा कोई भी ऐसा शब्द हो जो रंग बताता हो तो उसे हम गुणवाचक विशेषण तो कहते हैं, लेकिन उसमें भी यदि पूछ ले तो रंग बोधक गुणवाचक विशेषण हम उसे कहेंगे। जैसे हरा, पीला, लाल, गुलाबी, नीला और बैंगनी। मतलब कोई भी आपका आ जाए, व्हाइट आ जाए यानी सफेद, काला, कुछ भी रंग दिया हो वो रंग बोधक गुणवाचक विशेषण होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। जैसे एक यहां पर आपको शब्द लिख के दिखाते हैं, जैसे हरी साड़ी, हरी साड़ी। तो यहां पर साड़ी हमारा क्या है, संज्ञा है, इसी की विशेषता बताई जा रही है। तो ये बन गया आपका विशेष्य। और ये जो हरा है ये बन गया आपका गुणवाचक विशेषण। और गुणवाचक में भी कैसा, हरा हमारा रंग बोधक है, इसीलिए रंग बोधक गुणवाचक विशेषण बन गया। ठीक है। और देखिए आप दूसरा आकार बोधक गुणवाचक विशेषण का दूसरा प्रकार है, जिसमें हम कह सकते हैं कि जब संज्ञा या सर्वनाम की ऐसे शब्द मोटाई बताते हैं, पतला बताते हैं, चौकोर बताते हैं, लंबा चौड़ा नुकीला, कोई भी ऐसा शब्द हो जो उसका आकार बताता हो, तो आकार बोधक हमारा बन जाएगा गुणवाचक विशेषण।
और मुझे लगता है कि अगर आप इसके बारे में भी सोचे तो यहां पर भी आप कुछ भी सोच सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कपड़ा अपने आप में एक संज्ञा है। अब हम कपड़े की क्वालिटी बताते हैं, अगर हरा कपड़ा है तो रंग बोधक बन जाएगा, और अगर हम कहें कि पतला कपड़ा तो पतला कैसा बन जाएगा, आकार बोधक, उसका आकार बता रहा है। ठीक है, ये भी बात आपको समझ में आ गई है। नेक्स्ट देखिए गुण बोधक। गुण बोधक में यहां गुण ही बताया जा रहा है, तो दरअसल ये वाला प्रश्न आपका गुण बोधक में ही आएगा, क्योंकि गुण बोधक गुणवाचक विशेषण है। बोध किसका करा रहा है, गुण का। तो अच्छा है, बुरा है, भला है, झूठा, सच्चा, पापी, ये सब शब्द जो होते हैं हमारे गुण बोधक में आते हैं। जैसे आदमी, अच्छा आदमी, बुरा आदमी, अच्छी साड़ी, तो ये शब्द आपका अच्छा, बुरा, भला, ये शब्द आपके किस में आ जाएंगे, गुण बोधक में आ। अगला देखिए दशा बोधक। यहां पर दशा पता चलती है, उसकी स्टेज पता चलती है। जैसे युवा, जैसे वृद्ध, गीला, सूखा, मोटा, पतला। पतला, पतला जो है हम आपको पहले ही बता चुके हैं, पतला हमारा आकार बोधक में आ जाएगा। ठीक है, और हमारा मोटा आकार बोधक में आ जाएगा। यहां पर आपको उसकी दशा आपको ध्यान रखनी है। जैसे दशा क्या है, सूखा है, गीला है, वृद्ध है और युवा है, ये दशा को बता। ठीक है, ये नहीं है इसमें, ये हमने ये कट कर दिया। ओके, आगे देखिए, वो आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आप देख करके पहचान लेंगे कि दशा बता रहा है कि आकार बता रहा है। अगला है काल बोधक। काल बोधक में क्या है, समय पता चलता है। जैसे नया, पुराना, मौसमी, ताजा, साप्ताहिक, दैनिक, ये शब्द हमारे शब्द जो होते हैं ये काल बोधक गुणवाचक विशेषण के उदाहरण। मुझे लगता है कि गुणवाचक विशेषण आप भली भांति समझ चुके हैं। इसमें अगर आपको एग्जाम में तुक्का लगाना हो और अगर वो पेपर आरओ यारो का नहीं है, किसी और का है, तो तुक्के में अगर आपको नहीं आता है तो 90% गुणवाचक विशेषण ही पूछेगा। आप चाहें तो रिस्क ले सकते हैं, अदरवाइज वैसे पढ़ लीजिए ध्यान से, आपको समझ में आ ही जाएगा। अगर फिर भी ऐसा लगता है कि आपने पढ़ भी लिया फिर भी पता नहीं चल रहा है कि उसमें कौन सा विशेषण है, पहचानना आसान होता है, आप हमें समय दीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर नहीं हो पाए तो आप उस पर गुणवाचक विशेषण लगा सकते हैं, क्योंकि 90% हमारे गुणवाचक विशेषण में ही आते हैं, ज्यादातर गुणवाचक विशेषण। अब दूसरा प्रकार समझिएगा, दूसरा प्रकार है हमारा जिसे बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण या फिर संकेतवाचक विशेषण। अब देखिएगा सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण में क्या पढ़ना होता है, तो देखिए इसमें क्या होगा, वैसे सर्वनाम होते हैं जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। सार्वनामिक विशेषण होते हैं हाँ जी, यहां पर बात बताई जा रही है कि वो सर्वनाम जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हो उन्हें हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। जब हमने सर्वनाम आपको पढ़ाया था वहां पर भी उदाहरण आपको बता दिया था। जैसे एक उदाहरण हमने लिया था, यह किताब मेरी है, यह मेरी किताब है, दोनों हमने एग्जाम्पल लिए थे। आपने अगर वो लेक्चर देख लिया है तो मुझे लगता है कि सार्वनामिक विशेषण को आप बहुत आराम से पहचान गए हो, लेकिन फिर भी हम आपको यहां बता दें। देखिए यहां पर एक उदाहरण देखिए, इसके दो उपभेद होते हैं, वो दो कौन कौन से, तो देखिएगा एक होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण में अक्सर ये होता है कि जब कोई ऐसा शब्द हो जो कि बिना रूपांतरण के, बिना कोई चेंज हुए डायरेक्ट इस्तेमाल हो रहा हो संज्ञा के पहले, कोई भी ऐसा शब्द जो विशेषण तो है और मूल विशेषण है, उसमें किसी का मिक्सअप नहीं किया गया है, रूपांतरण चेंज नहीं किया गया है, और वो डायरेक्ट आपके संज्ञा के आगे आकर के प्रयोग होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं। जैसे वह कलम मेरी है, जैसे यहां पर एक शब्द है वह, तो वह हमारा क्या है, वैसे सर्वनाम। अब इसमें वह जो है आप खुद ही बताइए, मूल है, मूल आपका विशेषण की तरह प्रयोग हो रहा है, तो दरअसल ये सर्वनाम है, लेकिन यहां पर प्रयोग कैसे हो रहा है, कलम से पहले लगकर। तो ध्यान रखेंगे एक सर्वनाम होता है और उसके तुरंत बाद एक संज्ञा होती है। तो जब भी कभी ऐसा देखने को आपको मिले कि सर्वनाम आए उसके तुरंत बाद संज्ञा आ जाए, वो आपका उदाहरण कैसा हो जाता है, वो उदाहरण आपका हो जाता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण का, या फिर
एग्जाम में अगर ये नहीं देता तो ऊपर से पूछ रहा है तो दे देगा सार्वनामिक विशेषण। दोनों याद रखेंगे, एक तो मौलिक भी है, सार्वनामिक विशेषण भी है, और उसमें भी कौन सा है, मौलिक है। अगर हम देखें एक एग्जाम्पल हमने वहां पर लिया था, वहां पर हमने लिखा था वह कलम मेरी है। अगर आप इसे लिख दें ऐसे कि वह मेरी कलम है, अगर इसे ऐसे लिख दें मेरी कलम है, तो अब ये उदाहरण नहीं रहेगा कलम है। अगर हम इसे ऐसे लिख दें तो अब ये सार्वनामिक का उदाहरण नहीं है, ये यहां पर निजवाचक सर्वनाम का हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ये बात, ठीक है, मौलिक में। और देखिए दूसरा, वह पुस्तक पुरानी है, तो यहां पर वह जो शब्द है वह पुस्तक, संकेत भी दिया जा रहा है इसमें, इसीलिए संकेतवाचक कहते हैं। वह पुस्तक, वह कलम, यह यानी संकेत दिया जा रहा है, इसीलिए संकेत सार्वनामिक विशेषण। शब्द हमारा जो वह है यहां पर, वह हमारा इसकी खासियत बता रहा है। कोई आदमी हंस रहा है, तो कोई हमारा शब्द कैसा है, ये मौलिक सार्वनामिक विशेषण का। और उदाहरण लेते हैं जो कि हमारा नेक्स्ट टाइप का है, वो इसी में जो आपका सार्वनामिक विशेषण है, इसमें दूसरा प्रकार है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ऐसे विशेषण जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं और किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब यहां पर जैसे बोला ना वह, लेकिन यहां पर क्या होगा कि वह शब्द जो होगा, जो शब्द होगा जो सर्वनाम की तरह प्रयोग हो रहा होगा, उसमें दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होगा। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे कोई भी व्यक्ति, तो यहां पर कोई और फिर भी ये दोनों लगे हुए हैं, तो कोई व्यक्ति कैसा, कोई भी, तो दोनों के दोनों शब्द हमारे सर्वनाम के रूप में प्रयोग होकर बना देते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ध्यान रखना है, ये एग्जाम में अक्सर ऊपर से पूछता है, लेकिन जब डेप्थ में पूछेगा, आरो में स्पेशल पूछेगा, तो यौगिक सार्वनामिक विशेषण ही पूछेगा। और फिर आप जो लोग नहीं पढ़ते हैं, इनको ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, वो कहेंगे कि यार ये तो कभी सुना ही नहीं हमने, यौगिक सार्वनामिक विशेषण भी होता है। यस, होता है। देखिए कोई भी व्यक्ति, अगला उदाहरण देखिएगा, हर एक छात्र, हर अपने आप में एक विशेषण की उसकी तरह इस्तेमाल हो रहा है, और दूसरा एक भी इस्तेमाल हो रहा है, तो हर एक यानी दो शब्दों को मिलाकर जब किसी शब्द को प्रयोग किया जाएगा वो यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। एक और उदाहरण, किसी न किसी दिन, तो यहां पर किसी न किसी दोनों शब्द मिलकर के, बल्कि तीनों शब्द मिलकर के यहां पर क्या बना रहे हैं, यौगिक सार्वनामिक विशेषण बना रहे हैं। और दिन क्या है, वो आपका विशेष्य है, क्योंकि किसी न किसी दिन, विशेषता किसकी बताई जा रही है, दिन की बताई जा रही है। यहां पर दो प्रकार हमने समाप्त कर लिए, समझ लिए। अब आगे देखते हैं, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। तो देखिए संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं, वैसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और ये संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। तो देखिएगा दो प्रकार के कौन कौन से, तो नंबर 1 देखिए, नंबर 1 होता है निश्चित संख्यावाचक। किसी निश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्द निश्चित संख्यावाचक कहलाते हैं। यहां पर निश्चित संख्या होती है, जैसे 10 पुस्तकें, यानी पुस्तकें आपकी कैसी हैं, 10 हैं, तो आपके 10 जो हैं वो संख्या भी है और एक निश्चित भी है। 20 आम, 20 आपकी संख्या भी है और निश्चित भी है। 10 संतरा संख्या भी है, निश्चित भी है। 5 संख्या भी, निश्चित भी। 100 संख्या भी निश्चित। ध्यान रखेंगे ये हमारी निश्चित संख्यावाचक होती हैं, क्योंकि संख्या भी आ रही है और निश्चित भी। अगर देखें तो यह 6 प्रकार के होते हैं। तो देखिए नंबर 1 पूर्णांक। अपने आप में कोई भी नंबर जो होता है वो पूर्ण होता है, इसीलिए यहां पर पूर्णांक निश्चित संख्यावाचक होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। अगर जैसे यहां पर लिखा है ना कि 10 पुस्तकें, तो आप इसका उदाहरण तो समझ गए कि ये निश्चित संख्यावाचक का है, लेकिन उसमें भी कौन सा, उसमें भी पूर्णांक निश्चित संख्यावाचक का उदाहरण है, क्योंकि 10 अपने आप में एक निश्चित संख्या होती है। अब अगला उदाहरण देखिएगा, दूसरा अपूर्णांक। अपूर्णांक में आधा, पौना, सवा, ढाई, पौने 3, पौने 4 ऐसे होता है, यहां पूर्ण नहीं होता है। तो अपूर्णांक में क्या होता है कि यहां आधा, पौना, सवा, दनामूल इस प्रकार का यूज होगा। दनामूल एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना, इसी वजह से आपको दनामूल बता रहे हैं। तो अपूर्णांक में क्या होगा, आधा, पौना होता है, पूर्ण नहीं होता है। तो अगर यहां पर हम कह देते कि 5.5 पुस्तकें, तो होती तो नहीं है 5.5,
लेकिन अगर हम बोल देते कि 5.5 पुस्तकें, तो आपका कैसा बन जाता? अपूर्णांक निश्चित संख्यावाचक। निश्चित तो है लेकिन अपूर्ण है। ठीक है, आगे अब अगला है क्रमवाचक। यहां पर क्रम बताया जाता है, संख्या तो होती है लेकिन क्रम होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगर देखिए तो अगर हम ये लगा दें कि पहला व्यक्ति, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? संख्यावाचक तो है, संख्या, अरे व्यक्ति को आप गिनते हैं ना, तो गिने जाते हैं, यहां पर पहला गिना जाएगा और दूसरा उसमें भी कैसा है? वो क्रमवाचक, क्योंकि पहला दूसरा ये क्रम बता रहा है शब्द। अगला देखिएगा आवृत्तिवाचक, दुगना, चौगुना, तिगुना, पांचवा, 5 गुना, 100 गुना, इस प्रकार के शब्द जो होते हैं वो आवृत्ति बताते हैं। जैसे दुगना, दुगना कहें तो दुगने रुपए, तो दुगने रुपए का मतलब है रुपए तो अपने आप में संज्ञा है और उसकी विशेषता बता रहा है दुगने, तो दुगने विशेषता बता रहा है, तो विशेषण तो है लेकिन कैसा है? निश्चित संख्यावाचक है। और उसमें भी कैसा है? आवृत्तिवाचक निश्चित संख्यावाचक है। पूरा बताना होगा आपको, ठीक है, दोनों को ध्यान में समझिएगा। आगे चलते हैं, अगला है हमारा प्रत्येक। प्रत्येक यानी प्रति, हर एक, 5-5, जैसे 5-5 आदमी आइए, तो 5-5 यानी प्रत्येक आइए। 5-5 में संख्या तो है लेकिन प्रत्येक में इसे काउंट करते हैं, क्योंकि 5-5 आइए मतलब 5-5 का ग्रुप आइए, प्रत्येक आइए, हर किसी को बुलाया जा रहा है, 5-5 आइए। अगला है हमारा समुदाय वाचक। यहां पर समुदाय यानी ग्रुप पता चलता है, 5 आइए समुदाय में, 4 आइए, 3 8। तो जब भी कभी 3 ऐसा हो तो आपका पूर्णांक होगा, 3.25 हो अपूर्णांक होगा, तीसरा हो क्रमवाचक होगा, तिगुना हो आवृत्तिवाचक होगा और 3 हो तो आपका प्रत्येक होगा और तीनों हो तो समुदायवाचक होगा। मुझे लगता है 3 से आप समझ गए, तो निश्चित संख्यावाचक के उदाहरण आपको समझ में आ चुके हैं। अब अगला हम समझते हैं जो कि है हमारा अनिश्चित संख्यावाचक। नोट्स बनाते चलिए और आपको लग रहा है कि स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता है, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अनिश्चित संख्यावाचक में क्या होता है? इसमें अनिश्चित संख्या का बोध होता है, कोई भी निश्चित संख्या नहीं होती। जैसे देखिए, कौन सा उदाहरण देखिएगा, कुछ लोग आए थे, ये तो पता है कि लोग जो होते हैं वो संख्या में होते हैं, संख्या में ही होते हैं ना, तो कुछ लोग आए थे, कितने आए थे ये नहीं पता, लेकिन लोग आए थे, गिन सकते हैं। बट यहां पर कुछ बताए जा रहे हैं जिनका कंफर्म नहीं है कि कितने आए थे, यहां पर कुछ हमारा कैसा हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक का उदाहरण होगा। कई लोग मारे गए, तो कई जो शब्द है पता नहीं कितने, लेकिन संख्या तो है ना, तो संख्यावाचक तो है लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक का उदाहरण है। जैसे सब कुछ जलकर राख हो गया, तो सब कुछ हमारा जो शब्द है वो हमारा अनिश्चित संख्यावाचक का उदाहरण है। अब अनिश्चित क्यों है? क्योंकि अनिश्चित इसलिए क्योंकि सब कुछ पता नहीं कितना था, अनिश्चित है, कंफर्म नहीं है कितना था, बट गिन सकते हैं उसे। सब कुछ में जैसे अब मान के चलिए टेबल है, कुर्सी है, मेज है, कुछ भी और ऐसे करके, तो आप उन्हें काउंट तो कर सकते हैं बट पता नहीं कितना, सब कुछ जलकर राख हुआ है, इस वजह से अनिश्चित संख्यावाचक का उदाहरण होगा। अब अगला देखते हैं, चौथा हमारा प्रकार क्या है। एक है परिमाण बोधक विशेषण। देखिए, परिमाण बोधक विशेषण क्या होते हैं? जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम की परिमाण मतलब होता है नाप तोल, मात्रा का बोध हो, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। परिमाण का मतलब ध्यान रखेंगे, या तो उसे आप नाप सकते हैं या फिर तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते। तो जो चीजें गिनी जाती हैं वो संख्यावाचक में पहुंच जाती है, जो कि आप पढ़ चुके हैं, और जो चीजें गिनी नहीं जा सकती वो आपकी नापतोल वाली जो है वो परिमाण बोधक में आ जाती है। और इसके 2 उपभाग होते हैं इसके परिमाण बोधक के। तो नंबर 1 है हमारा निश्चित परिमाण बोधक। तो यहां पर परिमाण यानी नापतोल तो होगी और वो भी निश्चित होगी। जिन संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध हो उन्हें हम निश्चित परिमाण बोधक कहते हैं। जैसे 4 गज मलमल, तो यहां पर हमने उदाहरण दिया है 4 गज मलमल, तो यहां मलमल जो है उसकी विशेषता बताई जा रही है, किससे? 4 गज से। तो 4 गज अपने आप में कैसा है? 4 गज आप तोलते हैं या नापते हैं? दोनों ही चीज है, नापिए, नापा जाता है, गिनते नहीं है। इसीलिए 4 गज जमीन हो, 4 गज जमीन
मलमल, कपड़ा, कुछ भी हो, यहां पर उसे आप नापते हैं लेकिन गिनते नहीं है। इसीलिए 4 गज अपने आप में क्या हो जाएगा, निश्चित है। 4 गज निश्चित ही तो होता है, इसीलिए हमारा 4 गज निश्चित परिमाण बोधक हो जाएगा। जैसे अगर यहां पर हम लिख दें, जैसे 10 लीटर, यहां लिखा नहीं है पूरा, देखिएगा 10 लीटर, तो 10 लीटर अपने आप में कैसा हो जाएगा, परिमाण। क्योंकि लीटर को आप क्या करते हैं, नापते हैं, तौलते हैं, नापते हैं, ऐसा ही तो होता है। तो नापते हैं 1 लीटर 2 लीटर, तो यहां पर 10 लीटर दूध क्या हो जाएगा, परिमाण बोधक विशेषण हो जाएगा। अगर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हमने यहां बताया, इसे हम कम ज्यादा, जैसे 10 लीटर कम दूध, अगर इसे हम ऐसे लिख देते 10 लीटर कम दूध आया है, तब भी हमारा क्या हो जाता, ये निश्चित परिमाण बोधक हो जाता। 10 लीटर कम आया है तो कम करके भी लिख सकते हैं, ज्यादा लिख करके भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एग्जाम में कंफ्यूज मत हो जाना कि कम या ज्यादा लिखता है, तब भी वो परिमाण बोधक का ही उदाहरण। अब यहां पर अगला है हमारा अनिश्चित परिमाण बोधक। अनिश्चित परिमाण बोधक में क्या होगा, जिसमें संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का बोध होता हो। जैसे थोड़ा दूध, अब थोड़े में पता तो नहीं है ना कितना, तो दूध तो है, अगर 1 लीटर दूध के बोलते हैं तो यहां पर परिमाण बोधक हो जाता है, और वो भी कैसा, निश्चित। अब यहां थोड़ा दूध परिमाण बोधक तो है लेकिन अनिश्चित है, कंफर्म नहीं, थोड़ा कितना थोड़ा, जैसे कुछ चावल, कितने कुछ चावल, तो यहां पर निश्चित नहीं है, मतलब अनिश्चित है। इसीलिए हमारा उदाहरण कैसा हो जाएगा, अनिश्चित परिमाण बोधक का उदाहरण। मुझे लगता है आपको 4 प्रकार समझ में आ गए हैं, भली भांति, कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। अब यहां पर ओवरव्यू आप इसको एक बार देख लीजिए। विशेषण हमारे 4 प्रकार के हैं। एक है हमारा गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। परिमाणवाचक को भी हमने अभी देखा, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। संख्यावाचक को निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित को भी आपने देखा, पूर्ण संख्या यानी पूर्णांक वाली, जिसे हम गणनावाचक भी बोलते हैं, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, समुच्चयवाचक या प्रत्येकवाचक, ये सब आप पढ़ चुके हैं। अगर आप देखें सार्वनामिक में, तो सार्वनामिक विशेषण भी आप पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने 2 प्रकार पढ़े। लेकिन अगर यहां पर आ जाए संकेतवाचक, संकेतवाचक जो निश्चित बताता है, जैसे यह, अनिश्चित जैसे कुछ अनिश्चित है, प्रश्नवाचक क्यों ऐसा लगा दिया जाए, संबंधवाचक, ये सब आपके उसी के उदाहरण हैं। तो यहां पर हमने विशेषण को समझ लिया है। अगर आपका विशेषण से कोई प्रश्न है, डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं। अब और प्रकार जानते हैं, ये तो हमारे 4 मूल प्रकार हो गए जो हमने पढ़ लिए हैं। अब देखिएगा तुलनात्मक विशेषण क्या होते हैं। वह विशेषण होता है जो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की विशेषता की तुलना करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यह एक विशेष की तुलना दूसरे विशेष से करता है, मतलब एक संज्ञा की तुलना दूसरे संज्ञा से करता है, और यह बताता है कि एक वस्तु या व्यक्ति दूसरे वस्तु या व्यक्ति से किस प्रकार बेहतर या अधिक है। ठीक है, तो यहां पर तुलना की जाती है। तुलना का उदाहरण देखिएगा, आपको वो समझ में आ जाएगा। जैसे एक होती है मूलावस्था, नीम कड़वा है, नीम कड़वा है, ये मूलावस्था है, ये मूल अवस्था है, इसमें किसी से किसी का कंपैरिजन नहीं हो रहा है, यानी तुलना नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप दूसरा देखें, करेला नीम से कड़वा है, तो विशेषता तो बताई जा रही है, लेकिन कैसी तुलना करके बताई जा रही है, तो तुलनात्मक विशेषण यहां पर होगा। तो उत्तरावस्था कैसी होती है, जिसे हम बोलते हैं करेला नीम से कड़वा है, तो ये उत्तरावस्था है। अगली होती है जिसे बोलते हैं उत्तमावस्था, सबसे उच्च वाली जो होती है, सर्वोत्तम जो होती है। जैसे आपने अंग्रेजी पढ़ते टाइम वो पढ़ा होगा कि गुड, बेटर, बेस्ट, ऐसे पढ़ा है ना, तो वो वही विशेषण की तरह इस्तेमाल होते हैं, एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करते हैं आप अंग्रेजी में। लेकिन यहां विशेषण उसको बोलते हैं मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। इसमें करेला सबसे कड़वा है, अब करेले को सबसे कड़वा बताया गया है, यहां उत्तम अवस्था है इसकी। उत्तरावस्था में शे आता है, लेकिन सबसे आता है किसमें, उत्तमावस्था। ठीक है, ये भी आप समझ गए हैं। अगर देखें कि विशेषण को रचना के आधार पर 2 प्रकार में बांटा जा सकता है, और वो 2 प्रकार क्या क्या हैं, रचना के आधार पर बात हो रही है, तो रचना के आधार पर देखिएगा सरल या मूल विशेषण, जिनका निर्माण किसी अन्य शब्द या धातु से नहीं होता, ये सीधे किसी विशेष की विशेषता बताते हैं, कोई मिक्सअप नहीं होता इसमें। जैसे भला, अब बताइए भ और ला, ये भला जो शब्द बना है ये मूल शब्द है, किसी के अन्य शब्द के मिलाप से नहीं बना है, जैसे बुरा, ऊंचा, मोटा इत्यादि।
तो ये शब्द हमारे मूल या फिर सरल विशेषण कहलाते हैं। अब भला आदमी, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जब हमने विशेषण को पहचानना बताया था आपको पहले किसी क्लास में, तो उसमें आपको बता चुके हैं कि जब भी कभी आप ये पता लगाएं ये विशेषण है या नहीं, तो उस शब्द के आगे कोई संज्ञा रख के देखिए। जैसे भला आदमी रख पा रहे हैं, नॉर्मल लग रहा है, तो इसका मतलब भला अपने आप में एक विशेषण है, लेकिन कैसा विशेषण है? मूल विशेषण है या फिर सरल विशेषण है। अगला है व्युत्पन्न या विकारी विशेषण। उस व्युत्पन्न और विकारी विशेषण में क्या होता है कि या तो उस मूल शब्द में पहले कोई उपसर्ग लगता है या बाद में कोई प्रत्यय लगता है। तो देखिए, जैसे कभी कभार क्या होता है कि व्युत्पन्न विशेषण विशेषण होते हैं जो किसी अन्य शब्द या धातु से बने होते हैं। इनका निर्माण किसी विशेष धातु, उपसर्ग या प्रत्यय जोड़कर होता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, यहां पर आपने ने धन डर जोड़ दिया तो निडर बन गया। ये शब्द अपने आप में दो शब्दों से मिलकर बना है। तो निडर में आपका ये वाला उपसर्ग है, जो पहले आता है उसे उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है, यहां पर अगर आप देखें बलवान, तो देखिए बल जो है इसके बाद में आपका वान लगा हुआ है, तो बलवान बना। तो ये आपका क्या है? प्रत्यय है। जो शब्द के बाद में जुड़ेगा उसे प्रत्यय, और जो शब्द के पहले जुड़ता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। गुणवती जैसे आप देख रहे हैं, तो वती जो है वो वती आपका बाद में जुड़ रहा है, ये प्रत्यय है। तो ऐसे भी शब्द जोड़कर क्या बना लिया जाता है? हमारा विशेषण बना लिया जाता है। दो मूल शब्दों को आपस में जोड़कर उसके आगे या तो उपसर्ग या पीछे प्रत्यय लगाकर। व्युत्पन्न भी समझ में आ गया है आपको, विकारी भी समझ में आ गया है। स्थान के आधार पर विशेषण देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो देखिए कौन सा। पहला प्रकार है उद्देश्य विशेषण या विशेष्य विशेषण। कई बार आपने कोई वाक्य देखा होगा, उस वाक्य में देखिए क्या, जैसे यह काला घोड़ा है, तो यहां पर काला जो शब्द है वो विशेषता बता रहा है घोड़ा की। ये काला जो शब्द है वो विशेषता ही तो बता रहा है, इसकी, घोड़े की। तो इसीलिए ये शब्द पहले आया है। जब भी कभी विशेष से पहले विशेषण आए तो उसे हम उद्देश्य विशेषण या विशेष्य विशेषण भी कहते हैं। लेकिन अगर यही विशेषण विशेष्य के बाद आए तो फिर वो बन जाता है विधेय विशेषण। जैसे यह काला घोड़ा है, तो यह काला घोड़ा है, तो यहां पर ये जो घोड़ा है ये आपका काले के बाद आएगा। एक बार इसको सही करके लिख देते हैं, यह घोड़ा काला है, ऐसे इसको लिखता है, ऐसे लिखा जाएगा, यह घोड़ा काला है। तो काला जो है अब भी वही विशेषता बता रहा है, लेकिन इससे पहले विशेष्य आ रहा है। इसीलिए ये उदाहरण किसका है? विधेय विशेषण का है। जब भी कभी आपका जो विशेषण है वो उस विशेष से पहले आए, उद्देश्य विशेषण कहलाएगा या फिर विशेष्य विशेषण कहलाएगा। और जब भी कभी वो विशेषण उस विशेष्य के बाद आए, जैसे यहां पर विशेष्य क्या है? घोड़ा, काला आपका विशेषण है, बाद में आ रहा है, यहां पर विधेय विशेषण का उदाहरण होगा। ठीक है, मुझे लगता है ये भी आप समझ गए हैं। अब आगे चलते हैं, कुछ और बातें समझ लेते हैं इसके बारे में, देखते हैं। जी, आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। अब यहां पर हम क्या करते हैं कि कुछ पॉइंट देख लेते हैं जिसमें कि विशेष आपसे और विशेषण आपसे पूछा जाता है। ये अक्सर आपका आरओ एआरओ में आता है। आरओ एआरओ को चूंकि हम फोकस कर रहे हैं, और अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो फिर किसी भी एग्जाम के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो यहां पर कुछ हमने यहां पर लिए हैं विशेषण और विशेष्य। देखिएगा, विशेष यानी संज्ञा की बात होगी। आराधना, आराधना का विशेषण जो होता है वो आराध्य होता है। एग्जाम में आता है, पूछेगा आराध्य किसका विशेषण है? आराधना का। ठीक है, आराधना पूछ लेता है, कभी कभार दोनों आते हैं, उसमें मैच कराता है कि कौन सा विशेष्य है और कौन सा विशेषण, इस प्रकार आता है। या कभी मैच कराता है कि पहले विशेष्य लिखिए बाद में विशेषण लिखिए। अगला देखिएगा, इसमें है इच्छा। विशेष्य है इच्छा, लेकिन इसका विशेषण बनता है ऐच्छिक। ऐच्छिक। इनाम, इनाम का बनता है इनामी। इनाम आपका विशेष्य है और इसका बने विशेषण इनामी। ईश्वर, ईश्वर का विशेषण बनता है ईश्वरीय। उत्तेजना, इसका बनता है विशेषण उत्तेजित। एक बात और कर सकते हैं आप, जैसे कभी भी आपको इसको पहचानने में तकलीफ हो तो नाम लिख करके जो आप लिख रहे हैं ना, जैसे उत्तेजित, उत्तेजित के आगे आप शब्द लगा करके देख लीजिए और वो संज्ञा लगाइएगा।
जैसे उत्तेजित व्यक्ति लग पा रहा है, नॉर्मल लग रहा है, विशेषण है। लेकिन उत्तेजना व्यक्ति, ऐसा तो कभी नहीं लग पाता है, अजीब सा लग रहा है। जब भी कभी आपको अजीब सा लगे तो वो विशेषण नहीं है, तो आपको पहचानना। उत्साह, उत्साह के पीछे अगर आप कोई शब्द लगाएंगे संज्ञा नहीं लग पाएगा, लेकिन उत्साही व्यक्ति लगा सकते हैं। जब भी कभी लग जाएगा वो विशेषण हो जाएगा। ये ट्रिक है, आप जब भी कभी क्वेश्चन करें एलिमिनेट करने में मदद मिलेगी आपको। उत्साह, उत्साह का क्या है? उत्साही। उपन्यास का औपन्यासिक, सेम टू सेम ऐसे ही लिख के आएगा। अगर थोड़ा बहुत औपन्यासिक कर देता है, छोटा ओ लगा देता है, औपन्यासिक गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, औपन्यासिक है। उपासना का है उपास्य, उपास्य, उपासना का उपास्य। अगला देखिए, ऋषि का आर्ष, बहुत पूछा जाता है, ऋषि का आर्ष विशेषण है। ऋषि अपने आप में विशेष है। एकता का एक, एकता का एक विशेषण है। एकता क्या है? विशेष्य है, और एक उसका विशेषण है। औरत का औरताना, औरत का औरताना। अंकुर का अंकुरित, अंकुर का अंकुरित। ये आपका अंत का अंतिम, अंत का अंतिम, चूंकि अंत आपका विशेष्य है और अंतिम आपका विशेषण है। अगला, अंतर का आंतरिक, अंतर का आंतरिक, याद रखेंगे इसको, अंतर का आंतरिक। अंचल का आंचलिक, अंचल का आंचलिक। अगला, कथन का कथित। कथन अपने आप में एक विशेष्य है, यानी संज्ञा है, लेकिन उसका विशेषण क्या होता है? कथित होता है। तो विशेषण जो होते हैं वो संज्ञा से बनते हैं। देखिएगा, विशेष्य है कपट, कपट से बनेगा कपटी। काया से कायिक, काया से क्या बनेगा? कायिक। किस्मत से किस्मतवार, किस्मत से किस्मतवार। उत्साह से किस्मत, उत्साह से, सॉरी इसे माफ कीजिएगा, ये आपका गलत है, हम काट देते हैं, उत्साह से काट देते हैं। अगला देखिएगा, किताब से किताबी, किताब से किताबी। अगला पॉइंट है कुकर्म से कुकर्मी, कुकर्म से कुकर्मी। और कृपा से कृपालु, कृपा से कृपालु। कृपा जो होती है वो अपने आप में एक विशेष्य है, जबकि इसका विशेषण क्या है? कृपालु है। अगला है खर्च से खर्चीला। खर्च अपने आप में विशेष्य है, जबकि खर्चीला अपने आप में विशेषण है। भाई अगला देखिएगा, खतरा से खतरनाक, खतरा से खतरनाक। खपड़ा से खपड़ैल, खपड़ा से खपड़ैल। खान से खनिक, खान से खनिक है। ध्यान रखेंगे, खान जो है वो आपका विशेष है और उसका विशेषण खनिक होगा। गमन से गत, गमन से गत। ग्राम से, गांव जो होता है उससे ग्राम्य बनता है, जो गांव में रहते हैं। ग्रामीण होता है, दोनों ही सही है, ग्राम्य या ग्रामीण। गुड़ से गुड़ी, और गुलाब से गुलाबी, गुलाब से गुलाबी बनेगा। और कल्पना से काल्पनिक बनेगा। तो कल्पना अपने आप में कैसा है? एक विशेष है, लेकिन उसका विशेषण क्या होगा? काल्पनिक होगा, काल्पनिक होगा। ओके, अगर अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, आप कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर। इसके अलावा आप हमसे टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ने का फायदा होगा कि आपको डेली करंट अफेयर क्विज फॉर्म में और सभी इंपोर्टेंट नोटिफिकेशंस हम वहीं पर प्रोवाइड कराते हैं, सभी के पीडीएफ भी आपको वहीं मिलेंगे। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप @रणधीर एजुकेशन लगाकर सर्च कर सकते हैं। लेक्चर के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।